नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, आधुनिक विश्व इतिहास महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा है और इन घटनाओं की शुरुआत होती है 1453 से, जहां पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसने किस तरह से प्रभाव डालने का प्रयास किया। इस श्रृंखला के पहले भाग में हम केवल पुनर्जागरण, उसका अर्थ एवं उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपके सिलेबस में पुनर्जागरण है तो आप सभी का स्वागत है और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सामान्य तौर पर पुनर्जागरण किसे कहेंगे? पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जाग जाना। एक गहरी नींद के बाद जब व्यक्ति जागता है उसे ही पुनः जागरण कहते हैं या फिर पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण शब्द क्यों कहा गया? पुनर्जागरण शब्द इसलिए कहा गया क्योंकि जो अंधकारमय वातावरण यूरोप में बना था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। ये मानना था पहले के इतिहासकारों का, लेकिन वर्तमान समय के इतिहासकार कहते हैं कि आप जो वर्तमान में हैं उसकी वजह कुछ न कुछ आपका अतीत भी है। एक सामान्य सा सिद्धांत आपको बताता हूँ। जब आप चलते हैं तो आपका अगला कदम जितनी मजबूती से रखाता है उसकी मजबूती के पीछे आपका पिछला कदम होता है, जिसकी सही निर्णय क्षमता ने आपके अगले कदम को बढ़ावा दिया। दोस्तों, ठीक इसी तरह आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि जो प्राचीन या मध्यकालीन इतिहासकार या साहित्यकार, वैज्ञानिक हुए, उनके विचारों ने ही 1453 के बाद से पुनर्जागरण को जन्म दिया। अब हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि क्या थी। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। मैं सामान्य तौर पर आपको पढ़कर सुनाऊंगा और आपको कोशिश करना है कि आप ध्यान से सुने। केवल आप वीडियो को 1 से 2 बार सुने, तब भी समझ में ना आए तो 2 से 3 बार सुने, लेकिन ध्यान से सुनने से आप काफ़ी ज़्यादा समझ जाएंगे। जब तक आप किसी भी चीज़ को ना समझें तब तक उसमें पढ़ने से अच्छा है कि उससे दूर ही रहें। आइए शुरुआत करते हैं। यूरोप का मध्यकाल कोई पूर्णतः अंधकार युग नहीं था, किंतु इस काल के अंत के आसपास ऐसी परिस्थितियां जरूर पैदा हुई जिन्होंने मनुष्य को चेतना युक्त बनाया। यही चेतना पुनर्जागरण कहलाई। पुनर्जागरण कोई राजनीतिक अथवा धार्मिक आंदोलन नहीं था। यह पुनर्जागृति तो एक मनोदशा थी। स्विस इतिहासकार जैकब बुकहार्ट की कृति सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली के प्रकाशन के साथ ही यह मान्यता अपने चरम शिखर पर पहुंच गई थी कि पुनर्जागरण एक लंबी नैतिक एवं बौद्धिक जड़ता के बाद अस्तित्व में आया था तथा यह मानव चेतना के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था और इसमें इटली की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। परंतु अब बुकहार्ट की मान्यता के विपरीत यह अस्वीकार किया जाने लगा है कि पुनर्जागरण एक पूर्णतः नए ऐतिहासिक आंदोलन की बजाय तात्कालीन मानसिक स्थिति को ही कहीं ज़्यादा व्यक्त करता है। ऐसा नहीं था कि पुनर्जागरण एक तात्कालीन क्रांति थी, बल्कि पुनर्जागरण पिछली कई शताब्दियों का परिणाम था। इस क्षेत्र में फ्रांस के पीटर अबेलार्ड, इंग्लैंड के रोजर बेकन, इटली के दांते अपने महत्वपूर्ण कार्यों के कारण पुनर्जागरण के जन्मदाता होने की श्रेष्ठ भूमिका निभाते रहे। इसके बाद हम देखते हैं पुनर्जागरण में इटली की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस युग का सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय, जिसका शासनकाल 1212 से 1250 ईस्वी था, धार्मिक संकीर्णता का विरोधी था और मानसिक स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता, जो पुनर्जागरण के लक्षण थे, का समर्थन था।
उसके संरक्षण में सिसिली यानी इटली में उस बौद्धिक एवं साहित्यिक वातावरण का सृजन हुआ जिसका पुनर्जागरण युग के अनेक इटालियन शासकों ने अनुसरण किया। इस प्रकार वर्तमान में यह धारणा भी उचित नहीं मानी जाती है कि मध्यकाल के अंधकार युग के पश्चात पुनर्जागरण का आगमन हुआ। यूरोपीय इतिहास की विवेचना के संदर्भ में पुनर्जागरण काल मोटे तौर पर 14वीं से 16वीं शताब्दी तथा विशेष रूप से 1350 से 1550 ईस्वी के बीच माना जाता है। इतिहासकार डेविस अपने शब्दों में पुनर्जागरण को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, मानव के स्वतंत्र प्रिय साहसी विचारों को जो मध्य युग के धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े व बंदी बना लिए गए थे व्यक्त करता है। धन्यवाद।